लास्ट लेक्चर में हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कवर किया था। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगलीज। ये सिंपल डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, ठीक है। क्या है डी ब्रॉगलीज इक्वेशन? ठीक है। अच्छा, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगलीज। अच्छा सर, डी ब्रॉगली से पहले जो कॉन्सेप्ट प्रीवियल था, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नॉन था, वो ये था, और जो हमने पढ़ भी रखा है कि लाइट का डुअल नेचर होगा। लाइट का कैसा नेचर? लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी। और इस चीज़ को जस्टिफाई करने के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं सर, जिसमें से सबसे बढ़िया फिनोमिना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो दर्शाता है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी होता है। किसकी तरह? और हमने पढ़ा भी है कि लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, या जिस पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करता है, उसको क्वांटम पढ़ते हैं, या क्वांटा पढ़ते हैं, या फोटोन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिमिलरली लाइट वेव नेचर में भी होता है और वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। लेकिन जब डी ब्रॉगली आया, इसने कहानी को थोड़ा चेंज कर दिया। कहता है ये मामला सिर्फ लाइट के साथ नहीं है, ये मामला मैटर के साथ भी है। कहता कोई भी मैटर हो, उस मैटर का भी डुअल नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? तो कहता सिर्फ लाइट का डुअल नेचर नहीं है, मैटर में भी पार्टिकल वेव डुअलिटी है। सर कुल मिला के जो डी ब्रॉगली था, उसने किसकी बात की? उसने बात की पार्टिकल वेव डुअलिटी। पार्टिकल वेव डुअलिटी, पार्टिकल वेव डुअलिटी ऑफ मैटर, पार्टिकल वेव डुअलिटी ऑफ मैटर, ठीक है। और मोस्ट स्पेसिफिकली वेव नेचर की बात की। पार्टिकल तो पहले से भी पता था। तो मान लीजिए मोस्ट स्पेसिफिकली वेव की बात की, तो पार्टिकल तो होता ही होता है। मान लीजिए पेन है, आपको भी पता है एटम्स का बना हुआ है, एटम्स पार्टिकल के, तो पार्टिकल नेचर तो है इसमें। लेकिन सर उसके अंदर मैं और ज़्यादा डेप्थ में चला जाऊँ तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में? तो इसका मतलब वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी, और साथ साथ में वेव नेचर भी होगा। अच्छा, अगर वेव नेचर है, अब देखिए वेव की फॉर्म में दिखेगा नहीं। सर मैं आपको ये बोल दूं कि ये पहले मैटर है ना, ये सर इसका वेव तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को। कहाँ है वेव? नहीं ना दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका वेव इतना कम होगा कि आंखों से देखना तो छोड़िए, आप इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा नहीं होगा कि आप वेव मेजर कर पाओ। ज़रा वेव कैसे पता चलेगा आपको वेव होता है? जब कोई वेवलेंथ हो, जब कोई वेवलेंथ से, मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है बल्ब से, सब वेव तो दिख नहीं रहा है मेरे को, वेव थोड़ी ना दिख रहा है, मेरे को थोड़ी दिख रहा है, वेव चलती हुई थोड़ी दिख रही है, लाइट ऐसे थोड़ी दिखती है। मान लीजिए आप किसी भी टॉर्च लगाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना लाइट चलते हुए दिखेगी। तो एक तो स्पीड इतनी ज़्यादा कि आप वेव देख नहीं पाओगे, तो 3 × 10⁸ की स्पीड से चल रही है, देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। और दूसरी की वेवलेंथ बहुत कम है, वो भी आप देख नहीं पाएंगे। अच्छा, ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, जो लाइट आप देख पा रहे हो, इसमें वेव नेचर है, ये कैसे समझ में आता है? इसका कोई वेवलेंथ होगा, इसका कोई वेवलेंथ होगा। सिमिलरली अगर मैटर में वेव नेचर है सर, इसका मतलब ये होगा कि मैटर के साथ कोई, मैटर का कोई वेवलेंथ होना चाहिए सर। और वेवलेंथ सिर्फ उन पार्टिकल्स का देखने को मिलता है, उन पार्टिकल्स का मेजर किया गया है जो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या होगा? ऐसा क्यों? मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है। सो डी ब्रॉगली ने कहा कि जस्ट लाइक लाइट, मैटर हैज आल्सो गॉट डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, एंड दोज वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद मैटर, दोज आर नोन एज मैटर वेव्स। उनको हम क्या पढ़ते हैं? मैटर वेव्स। सब कुल मिला के मैं मोटा मोटा पॉइंट लिखूँ सिर्फ, तो डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स की बात की। किन की बात की? कि मैटर भी वेव कैरेक्टरिस्टिक रखता है, मैटर भी वेव कैरेक्टरिस्टिक रखता है। बताइए कैसे पता चलेगा वेव होगा? वेवलेंथ होगा कुछ ना कुछ। फिर क्या किया इसने? साथ में एक काम और कर दिया कि एक फॉर्मूला दे दिया जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डी ब्रॉगली ने क्या किया। डी ब्रॉगली ने 2 इक्वेशंस का यूज़ किया। पहला इक्वेशन जो डी ब्रॉगली ने लगाया, दैट इज नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं, फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन। फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन, ज़रा बताइए आपने प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ा था? E = h², याद होगा आपको? E = h², सही है ना। इसको हम पढ़ते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। E इज़ एनर्जी, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस या मास एनर्जी इक्वेशन, ये भी आप सबको पता है। E = mc², सही है ना। E = mc²। 2 ये अधूरा होता है बट पढ़ा इतना जाता है, अदरवाइज इसके साथ एक और कंपोनेंट भी होता है, मोमेंटम वाला कंपोनेंट साथ में होता है, इसको लिखा नहीं जाता जनरली। E = mc²। अब मुझे बताइए, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड रख लेता हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ, दोनों को मान लीजिए आपस में कंपेयर करूँ, तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, E h² के बराबर और E mc² के बराबर। इसका मतलब h² किसके बराबर? mc² के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा? h² = mc², ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए ये म्यू किसके बराबर?
म्यू किसके बराबर, सी अपॉन लेमडा के बराबर, सही है ना, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। सो वी नो, ये पढ़ रखा आपने ऑलरेडी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन, जरा बताइए यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, बताइए एच इंटू इसकी जगह पे क्या पुट करूँगा, सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी इंटू स्क्वायर, सही। बताओ क्या क्या कटेगा, या मैं इस सी को इधर लेके जाऊँ डिवाइड में आएगा तब भी तो कटेगा, मैं यहीं से काट लेता हूँ इसको, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम इंटू सी। अच्छा आपको निकालना क्या है, लेमडा, तो लेमडा को इधर लेके जाऊँगा, एम और सी को डिवाइड में लेके आऊँगा, बताइए लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, एच अपॉन एम सी, इतना ही होगा, ठीक। अब देखना ध्यान से, सर ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन में सी इन्वॉल्व है, और सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मैटर के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं सर, इसका मतलब इस इक्वेशन में एक मॉडिफिकेशन करने की जरूरत यह है कि आपको सी को वी से रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ मैटर, वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेसिंग सी बाई वी। अच्छा मैंने रिप्लेस कर दिया, बताइए लेमडा किसके बराबर आएगा, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन, ये बनेगा आपका फाइनल इक्वेशन। अब देखिएगा ध्यान से, बताइए लेमडा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ व्हाट, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। सो लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर, जिस भी मैटर की आप बात करें, जिस भी मैटर की बात कर रहे हो उसका वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ओके, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा व्हाट इज एम, एम इज मास ऑफ मैटर, एम इज मास ऑफ मैटर, जो भी मैटर आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ मैटर, वी इज वेलोसिटी ऑफ मैटर, ठीक है ना। अच्छा अब देखना ध्यान से, सर ये इक्वेशन सिर्फ सिग्निफिकेंट है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मैक्रो वालों के लिए एप्लीकेबल, जरा बताइए क्यों। ये देखिए लेमडा और मास आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सर इसका मतलब अगर मास बढ़ा तो लेमडा घटा, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ, और वेवलेंथ इतना कम होगा कि आपके पास इतने सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप वेवलेंथ मेजर कर पाओ, वेवलेंथ मेजर कर पाओ जैसे जैसे मास बढ़ेगा। सर इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेशन क्या होगा, दिस इक्वेशन इज इनसिग्निफिकेंट, दिस इक्वेशन इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट टू किन के लिए, मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़े बड़े है ना, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक, उनके लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल, क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका मास ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम होगा, ठीक है ना। तो उनका मास क्या होगा, मास हाई और लेमडा स्मॉल, लेमडा स्मॉल, और इतना कम के मेजर नहीं कर पाएंगे, इतना कम के मेजर। फिर मुझे बताइए किन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, वो जिनका मास कम हो, जिनका मास, क्योंकि जितना कम मास उतना ज़्यादा वेवलेंथ, और मेजर करना उतना आसान। और सबसे कम मास किस पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, सबसे कम मास किस पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का मास। इसका मतलब ये होगा कि लेमडा सबसे कम उसमें आएगा जिसका मास सबसे ज़्यादा, और लेमडा सबसे ज़्यादा उसमें आएगा जिसका मास सबसे कम, जिसका मास सबसे, तो इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। मैं बहुत सारे सवाल साथ में करवाने वाला हूँ, लॉजिकली देखना, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहाँ से, अपने स्टार्टिंग से ये चीज़ें देखिए, मैं इक्वेशन बनाता आ रहा हूँ, यहाँ से भी मैं इक्वेशन बनाता जाऊँगा। अब पहले मैं ये काम कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। देखिए कैसे, मुझे बताइए वी नो मोमेंटम किसके बराबर, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, पता है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में अगर मैं मॉडिफिकेशन लाना चाहूँ तो एम और वी की जगह पे क्या लिखूंगा, पी। तो बताओ फिर लेमडा किसके बराबर आएगा, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन। इसका मतलब लेमडा और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर मोमेंटम बढ़ा तो लेमडा, अगर मास बढ़ा तो लेमडा, अगर वेलोसिटी बढ़ा तो लेमडा घटा, सही है ना। इन तीनों चीज़ें इन्वर्स में है, तीनों चीज़ें इन्वर्स में है, तो इसको चेंज कर लेंगे। अब मुझे बताइए अगर मैं इसको देखते हुए एक रिलेशन बनाऊं दो डिफरेंट मासेस के लिए और दो डिफरेंट वेवलेंथ देखना चाहूँ जो सेम स्पीड से घूम रहे हैं, दो पार्टिकल, ये पार्टिकल ये पार्टिकल, दोनों के दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन दोनों का मास सेम नहीं है, दोनों का मास सेम। फिर मैं बोल दूं कि एक का वेवलेंथ लेमडा 1 तो दूसरे का लेमडा 2 आएगा। मान लीजिए लेमडा 1 का वैल्यू दे दूं, लेमडा 2 निकालने को बोल दूं, तो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, इन दोनों का आपस में रिलेशन बना के, एच कांस्टेंट और वी भी मैं मान के चलता हूँ फिलहाल के लिए कांस्टेंट है। तो ज़रा मुझे बताइए पहला रिलेशन क्या बनेगा, अगर यहाँ से मैं 1 रिलेशन करके बनाना चाहूँ सर, वो बनेगा लेमडा 1 अपॉन लेमडा, ये इन्वर्स में था, इन्वर्स में कैसे सिखाया मैंने कि अगर पीछे 1/2 लिखते हैं तो आगे 2/1 आएगा। फिर मैं किसके बराबर कर दूंगा इसको, m2/m1, m2 लेकिन ये कब, जब क्या कांस्टेंट हो, वेलोसिटी, क्योंकि h तो वैसे ही कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी क्या हो, ओके। अच्छा अब मुझे बताइए अगर मैं मास कांस्टेंट कर दूं फिर और वेलोसिटी चेंज कर दूं तब भी लेमडा बदलेगा। अच्छा फिर क्या बनेगा,
फिर बनेगा लेमडा 1 अपॉन इज इक्वल टू, अब किसके साथ, v के साथ, ये भी रेसिप्रोकल में है तो v2 अपॉन v1, लेकिन कब, जब मैं क्या कांस्टेंट कर दूं, मास, सो यहाँ पे मास कांस्टेंट, सही बात है। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं दोनों कांस्टेंट ना रखूं, अगर दोनों कांस्टेंट, फिर तो सिर्फ h ही कांस्टेंट बचा, फिर भी एक रिलेशन बनेगा, जरा बताइए फिर रिलेशन क्या बनेगा, लेमडा 1 अपॉन इज इक्वल टू, इनवर्स में चल रहा है दोनों ऊपर, तो क्या आ जाएगा m2 v2 बटा, बहुत अच्छे, m1 v1, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़, ये तो बस लॉजिकली जैसा बच्चा एनालाइज करके चल रहा है उसने लिख लिया, हाँ ऐसा भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब दोनों के दोनों कांस्टेंट ना हो। अच्छा ज़रा मोमेंटम से भी बताइए सर, मोमेंटम से भी बन सकता है, बराबर बनेगा, ज़रा बताइए दो डिफरेंट मोमेंटम्स में भी रिलेशन बनेगा। नंबर 4 वो क्या बनेगा, लेमडा 1 अपॉन इज इक्वल टू p2 अपॉन, बनेगा, सही है, बहुत अच्छा, ठीक है ना, p2 अपॉन p1 बन जाएगा। ये इधर से देख के हमने रिलेशन, ये रटने नहीं है, ये रटने वाली बातें नहीं है, ये जो लिखा आपने इसको देख के बनाया, ठीक है। क्या कहा डी ब्रोगली ने, सर डी ब्रोगली ने बात की मैटर वेव्स की, कहता है जैसे लाइट के साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होता है, वैसे मैटर का भी वेव नेचर होता है। सर अगर वेव नेचर होगा तो हमें वेवलेंथ पता होनी चाहिए, वेवलेंथ निकालनी आनी, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। उस वेवलेंथ निकालने का इसने फॉर्मूला भी दे दिया, और वो कहाँ से इसने निकाला, एक प्लैंक्स इक्वेशन पकड़ा, एक आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला इक्वेशन पकड़ा, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर दिए, इक्वेट कर दिया, सी कैंसिल कर दिया, फिर जो इक्वेशन बना उसमें बस थोड़ा मॉडिफिकेशन ये लाया, सर m इज़ द मास ऑफ लाइट, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों को चेंज कर दिया, m मास ऑफ लाइट को मास ऑफ मैटर से और वेलोसिटी ऑफ लाइट को वेलोसिटी ऑफ मैटर से, मैंने एक ही चेंज करवाया, अंडरस्टूड है, वो दूसरा भी सेम ही है। फिर ये बन गया इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन, अब जब इसको न्यूमेरिकल पे अप्लाई करोगे, बात सुनना ध्यान से, मुझे बताइए h का यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, या h का यूनिट kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये लिखवाया मैंने साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर kg है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, सब जब सवाल सॉल्व करेंगे देन मास शुड बी इन kg, जो भी मैटर दिया हो उसका मास किस में लिखना पड़ेगा, अगर ग्राम में है तो kg में कन्वर्ट करो, अगर नहीं करोगे सवाल नहीं हो पाएगा, और जो करोगे वो गलत होगा, उसे किस में करना पड़ेगा, और स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, वो अंडरस्टूड है, मीटर पर सेकंड में ही नीचे आपके, ठीक है ना। बस इतना याद रखना कि जब इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करें, करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो मास किस में होना चाहिए, केजी में, अगर ग्राम में दिया है तो क्या करना पड़ेगा, केजी में करना पड़ेगा। एक सवाल इसी पे करवाता हूँ मैं, पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल इसी पे करवा देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा कि लेट से 0.8 ग्राम, या थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, लेट से 80 ग्राम, लेट से 80 ग्राम ऑफ क्रिकेट बॉल, कितने ग्राम, 80 ग्राम ऑफ क्रिकेट बॉल, मूविंग विद लेट से 1% स्पीड ऑफ लाइट, 1% स्पीड ऑफ लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए हाइपोथेटिकली कि मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट, मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। कैलकुलेट लेमडा एसोसिएटेड विद इट, एसोसिएटेड विद इट, आपको क्या निकालना है, लेमडा निकालना, एम भी दे दिया, वी भी दे दिया, सही है। सीधा इक्वेशन पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ज़रा बताइएगा मेरे साथ सोल्यूशन में। सर वी नो दैट लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, यही है। अच्छा बताइए h का वैल्यू कितना, सर h इज़ 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये पता होना चाहिए, नहीं सही है, लिख रखा पहले भी आपने पढ़ रखा है, डिवाइडेड बाई मास। ज़रा बताइए मास कितना दे रखा है, 80 ग्राम, क्या करना पड़ेगा इसको, केजी में कन्वर्ट, तो यही तो चीज़ है ना, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। बताइए 80 ग्राम में कितना केजी आएगा, डिवाइडेड बाई 1000, 1000 को ऊपर लेके आऊँगा तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, सही बात है, तो मैं कितना लिखूँगा 80 इंटू 10⁻, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। सर 80 ग्राम इज़ इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ kg, 1000 से डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया, ठीक है ना। अच्छा मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट, वो कितना, सॉरी वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा वेलोसिटी कितना है, स्पीड ऑफ लाइट का 1%, स्पीड ऑफ लाइट का निकालिए परसेंट, 1% उसका, बताइए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸, इसका 1% मतलब 1/100, ये होता है 1%, 1% परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100। बताओ 2 0 यहाँ से घटे, 2 0 यहाँ से घटे, कितना बच गया, ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट का 1%, स्पीड ऑफ लाइट का 1%, ठीक है ना। इस तरीके से हम 1% निकालेंगे, पुट कर देंगे, आप कितना लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻⁶ लिख दिया। अब देखिए क्या कट हो रहा है, यहाँ से 3 कटेंगे, यहाँ से 3 कटेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड, जीरो वाले एक साइड, इधर कितना आ जाएगा, मैं ऐसा लिखूँ ज़रा 66 अपॉन 8 इंटू 3। अब देखना मैंने जो जो चेंज किया वो देखना, यहाँ पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 आया, और इसका भी एक 0 था, साथ में हो गया 100, कितना हो गया, अच्छा वो 100 और ये 10⁻6 कितना हो गया, 10⁻8,
8 हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 काटे थे, यहाँ से 3 काटे थे, यहाँ पे कितना बचा था 10 की पावर माइनस 31, और ये 8 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 10 की पावर माइनस 8। जब दोबारा देख लेना, ठीक है ना। 6.6 था, मैंने पॉइंट खत्म किया, नीचे 0 आया, और यहाँ पे 0 एक और पहले से था, हो गया 100। 100 का मतलब 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 6 था, हो गया 10 की पावर 8, ऊपर लेके गया तो 10 की पावर माइनस 8, और ये क्या कर दिया, यहाँ से -3 काटे, यहाँ से -3 काटे, 31 बच गया, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा जी, इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये आ जाएगा 66 अपॉन 8 × 24। सही ऐसा ही, या आप चाहो तो 3 से ये इजीली कट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे चाहो तो वैसे ही कर लो, देखो अगर ऐसा चाह रहे हो तो ऐसे ही कर लो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो आएगा 22/8, 22 अपॉन मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 38। सही है। अच्छा अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा 39, ओके, 10 की पावर माइनस 39। अब बताइए इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, शाबाश, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 21, ठीक है ना, ठीक है। 8 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 3 = 24, 8 3 = 24, तो ये 22 है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा 3 से थोड़ा कम आएगा, तो 2.7 लिख के चल लेते हैं, 2.7 2.8 के आसपास, है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 39। अब साथ में यूनिट क्या बचेगा ज़रा ये बताइए सर, सब कुछ कैंसिल हो गया, साथ में बचा मीटर, सिर्फ क्या बचा मीटर बच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका यूनिट था, देखो इसका यूनिट था kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और इसका था मीटर पर सेकंड, मीटर कटा होगा, लेकिन अभी भी क्या बचा होगा 1 मीटर बचा होगा, तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर। ये आएगा लेमडा का वैल्यू, और ये वैल्यू इतना कम है कि इस वैल्यू को हम इस कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये क्या है, इसलिए आपको कभी भी उसके साथ वेव नहीं दिखेगा, कभी वेव दिखेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करना ही बहुत मुश्किल है, एक्सपेरिमेंटली आपको दिखेगा नहीं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, जो मैंने ऊपर रिलेशन लिखा था, उस रिलेशन को देखते हुए मुझे ये सवाल बताना, ज़रा मुझे बताइए, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, बिल्कुल लॉजिकल सा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा, ठीक है जी। आपको लेमडा का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रॉन, लेट्स से प्रोटॉन, से अल्फा पार्टिकल, लेट्स से ड्यूट्रॉन, ठीक है। बताइए सबसे ज़्यादा लेमडा किसका आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जिसका मास सबसे कम होगा। क्या हिसाब क्या लगाना है आपको, लॉजिक क्या लगाना है, जिसका मास सबसे कम उसका लेमडा सबसे, इसका मतलब इनका मास देखना पड़ेगा, ठीक है। आप बताइए इनमें से देखने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, ये अंडरस्टूड है, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का लेमडा सबसे ज़्यादा, ये तो मैंने लिख दिया। अच्छा अब बाकियों में तो सर देखना पड़ेगा, थोड़ा देख लेते हैं कैसे आप देखेंगे, आपको केजी में नहीं देखना है, लॉजिकल लेके चलना, देखना कैसे। मुझे बताइए ये प्रोटॉन है, अच्छा दूसरा देखा अल्फा पार्टिकल, ज़रा बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम +2, हीलियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हटा दिए, और इलेक्ट्रॉन से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उतना खास। अच्छा इसमें बचे क्या है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ज़रा बताओ हीलियम का एटॉमिक मास कितना, 4, सही है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना 4 का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और साथ में 2, यही होगा। अच्छा ज़रा बताओ ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस, ड्यूटीरियम का सर ड्यूट्रॉन इज़ D या H2, यही होता है। अच्छा H2 का मतलब मास नंबर 2, मास नंबर 2 का मतलब 1 प्रोटॉन होता है इसके पास और एक, बस होगी कहानी खत्म। ज़रा देखिए कैसे, यहाँ पे 1 प्रोटॉन था, यहाँ 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ऑब्वियसली इसका मास इससे ज़्यादा, यहाँ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑब्वियसली इसका मास इससे ज़्यादा। तो बताइए सबसे कम मास वाले का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रोटॉन का, जितना कम मास उतना ज़्यादा लेमडा, तो उसके बाद कम मास इसका, एक ही प्रोटॉन है, इधर तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इधर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, यही है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, उस हिसाब से लेके चलो, तो ऐसा मान के चलो इधर कुल मिला के अगर दोनों को इक्वल करके लिखूँ तो यहाँ 4 प्रोटॉन और यहाँ 2 प्रोटॉन, अगर इक्वल मान के चलो मैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का मास बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इधर 1 प्रोटॉन इधर 4 इधर 2, तो ऑब्वियस है फिर कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा उसके बाद ड्यूट्रॉन, और सबसे लास्ट जिसका मास जितना ज़्यादा उसका लेमडा उतना कम, उसका लेमडा उतना, ये लेमडा उतना डिक्रीज़ कर जाएगा, लेमडा उतना कम होगा उसका, ठीक है जी। अब देखिएगा ध्यान से, ये बात सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं क्या कर दूँ, मैं किसी चार्ज पार्टिकल को कोई काइनेटिक एनर्जी दे दूँ या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूँ, मान लीजिए एक्सेलरेट कर रखा आपने, काइनेटिक एनर्जी दे दिया उसको। अब हम ये देखेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी चेंज करने से लेमडा पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बदलने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है,
होगा नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये पता है आप सबको। तो इसका मतलब वेलोसिटी बदला तो लैम्डा भी बदलेगा। ज़रा देखते हैं क्या रिलेशन बन सकता है, ठीक है। ज़रा मुझे बताइए, मैं ऐसा लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, कि काइनेटिक एनर्जी चेंज करने से लैम्डा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलेशन बना लेते हैं साथ में इसका, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का बताइए मेरे को। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², सही। अच्छा, मैं इतना करूँगा कि सर यहाँ से m और v निकालूंगा और लैम्डा वाला इक्वेशन में पुट करूँगा। फिर बताइए लैम्डा किसके बराबर था? h/mv, h/। तो अगर मैं यहाँ से mv निकाल लूँ और वहाँ पे पुट कर लूँ तो रिलेशन बना सकता हूँ मैं, ठीक है। ज़रा निकालेंगे यहाँ से mv कितना आएगा, 2 पहले इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। सर मेरे को तो सिर्फ mv चाहिए था, यहाँ तो स्क्वायर भी साथ में है। अच्छा, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए देखिए मैं क्या कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दोनों साइड मास से, इधर भी मल्टीप्लाई बाई m और इधर भी मल्टीप्लाई बाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कट होके सेम ही आएगा। ज़रा करके देखेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू m इंटू m और साथ में, सही है दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर दूँगा, दोनों साइड स्क्वायर था, ज़रा मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर। सर ये प्लस तो है नहीं, सीधा मल्टीप्लाई है, तो दोनों पे स्क्वायर है तो एक साथ ही लिख लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस स्क्वायर को इधर लेके आऊँ तो क्या बनेगा, अंडर रूट, बनेगा नहीं बनेगा? ज़रा बताइए mv किसके बराबर बचेगा, mv किसके बराबर, स्क्वायर इधर आके क्या बना लेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, सही बात। अच्छा, ये आ गया mv के बराबर, किसके बराबर? अब मुझे बताइए, आपको ये पता है कि लैम्डा किसके बराबर चल रहा था? सर वी नो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, दैट इज इक्वल टू h अपॉन, अब mv की जगह पे क्या पुट करूँगा, ये पूरा इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास बनेगा। तो ये बन गया लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ये बन जाएगा लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी या 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, वो दोनों बातें सेम है। अच्छा, मुझे बताइए, अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन मैं बता दूंगा, मुझे बताइए इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको और इक्वेशंस में डिवाइड करना चाहूँ, ज़रा ये बता दीजिएगा, अगर मैं ये करना चाहूँ कि मास को कांस्टेंट रखूँ और 2 काइनेटिक एनर्जीज के साथ 2 लैम्डा का रिलेशन देखूँ, सेम जैसे ऊपर किया था अभी, तो बताइए ये इन्वर्स में चल रहा है, तो रिलेशन कैसा बनेगा, लैम्डा 1 अपॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 ऊपर आएगा, लेकिन साथ में क्या है, इसके साथ में मास कांस्टेंट मान के चल लीजिए, लेकिन इसके साथ में क्या है, अंडर रूट, देखो ये कांस्टेंट है ना, 2 भी तो कांस्टेंट ही है, वो तो साथ में ही होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ सिंपली अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, इस तरीके से लिख के चलूँगा, ठीक है। ज़रा मुझे बताना, मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को आपने क्वाड्रपल कर दिया, 4 टाइम बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 4 टाइम, सेम पार्टिकल का मतलब मास सेम ही होगा। आपने एक पार्टिकल लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ा दिया, 4 टाइम, मुझे बताइए उसका लैम्डा कितने टाइम घटेगा, ये बढ़ा रहा हूँ तो ये घटना है, ऑब्वियस सी बात है ना। मुझे बताइए अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम बढ़ाया तो लैम्डा कितने टाइम घटेगा, शाबाश। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ाया तो लैम्डा कितने टाइम घटेगा, इसको देख के कर लोगे। इसको मैंने कितने टाइम बढ़ाया, 4 टाइम बढ़ाया, ठीक है। तो मुझे बताइए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इनको मत देखना, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब। सर मैंने काइनेटिक एनर्जी को कर दिया 4 टाइम, सर ये इन्वर्स में चल रहा है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा चल रहा है, देखिए लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने इसको 4 टाइम कर दिया, तो 4 रूट के रूट अंदर आएगा 4, तो 4 अंडर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 के बराबर, किसके बराबर, 2 के बराबर। सर इसका मतलब ये आएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा ना, ठीक है। अब देखिए 2 कहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट ऑफ, सो जो काइनेटिक एनर्जी पहले था, जब मैंने उसके 4 गुना कर दिया तो आप ये देखोगे कि ये जो आपका लैम्डा था ये 1/2 हो जाएगा, इधर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/2 हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर ना हो, ये अंडर रूट ना होता, फिर मुझे बताइए फिर क्या होता। सर फिर तो डायरेक्ट ऐसा चलता कि इसको डबल किया तो ये हाफ, इसको 4 टाइम किया तो ये 4 गुना घटेगा, ये 4 टाइम बढ़ा ये 4 टाइम घटेगा। अभी साथ में रूट भी तो चल रहा है ना सर, इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको 4 टाइम बढ़ाऊँ तो ये 4 टाइम नहीं घटेगा, ये 1/2 टाइम घटेगा, क्यों, क्योंकि 4 के ऊपर रूट भी तो आएगा ना। अच्छा मान लीजिए मैं इसको 8 टाइम इसको मैं एक काम कर लूँ, इसको मैं बढ़ा दूँ लेट से
16 टाइम्स। कितने टाइम? ज़रा बताइए लैम्डा कितने टाइम घटेगा? 4 टाइम, क्योंकि 4 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे फिर, ठीक है ना। अच्छा ये बन गया पहला रिलेशन। अब मुझे बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट और ये सवाल में मेंशन हो, ये सवाल में मेंशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, अगर ये सवाल में मेंशन हो, बताओ मास के साथ क्या रिलेशन बनेगा? लैम्डा 1 अपॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1। ध्यान से सुनना। अब मुझे बताइए ऊपर भी मैंने एक मास के साथ रिलेशन बनाया था, ज़रा बताइए वो रिलेशन क्या था? अभी बनाया था मैंने ऊपर रिलेशन, वो था लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन। अब मुझे बताइए नीचे क्या आ रहा है? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m। ये सर ये चेंज क्यों हुआ? इधर अंडर रूट क्यों हुआ? क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी कंसिडर किया। काइनेटिक एनर्जी ऊपर, काइनेटिक एनर्जी कंसिडर, अगर सवाल में काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो फिर ऊपर रूट आएगा ही आएगा। जैसे मान लो मैं आपको ये बोल दूँ, ऐसा मैं लिख लूँ कि लेट्स से मेरे पास लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन है, ऐसा मान नोट करके लिख लेता हूँ कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन में देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बताइए लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन किसके बराबर आएगा? अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम कर दूँ, इफ़ काइनेटिक एनर्जी सेम, ये किसके बराबर आएगा? सर m अंडर रूट ऑफ m ऑफ प्रोटॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ m ऑफ इलेक्ट्रॉन। आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 चल रहा है। अगर मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा तो इसका मास नीचे आएगा और रेसिप्रोकल में तो प्रोटॉन को ऊपर आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? अंडर रूट। क्यों? क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा। फिर क्या आएगा? फिर ये बनेगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, mp लिख लेता हूँ मैं, अपॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरीके से हल्का सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल कर दिया तो हल्की हल्की सी चीज़ ला ली मैंने, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताइएगा अगर दोनों चीज़ें कांस्टेंट ना हो फिर रिलेशन दोनों कंबाइन करेंगे, फिर बनेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू m2, दोनों के साथ सेम रूट, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू m1। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये रटे नहीं जाते हैं, मेन इक्वेशन याद रखा जाता है, खुद बनाए जा सकते हैं, इनको अपने खुद बनाना है, ठीक है जी। अब देखिए एक और चीज़ मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, ये बहुत इजी सा है, डिराइव करने के बगैर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस लैम्डा, ठीक है जी, दैट इज कैपिटल V वर्सेस लैम्डा, वेयर कैपिटल V इज पोटेंशियल। मान लीजिए आपने एक पेन, मान लो ये पेन कोई पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को फील्ड में डाल दिया। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, ये कमरा इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो। अच्छा जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा, कोई पोटेंशियल दिया, क्या दिया? किसी पोटेंशियल के थ्रू इसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं। अच्छा जब किसी पोटेंशियल के थ्रू इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तब भी वेलोसिटी बदलेगा। सर अगर तब भी वेलोसिटी बदलेगा लैम्डा में तब भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल और लैम्डा में फिर से कोई ना कोई रिलेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए आप कैसे रिलेशन बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू, V इज पोटेंशियल नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी स्मॉल v, ये कैपिटल V, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, काइनेटिक एनर्जी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया थोड़ा, जब आपने पोटेंशियल दिया ना, जब आपने पोटेंशियल V दिया, सर जो आपने पोटेंशियल दिया, ये पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई डिपेंड करता है कि चार्ज जो पार्टिकल था उसका मैग्नीट्यूड कितना, उसमें चार्ज कितना था, उतना ज़्यादा सेंस कर सकता है वो, जितना ज़्यादा चार्ज उतना सेंस कर पाएगा वो, मल्टीप्लाई बाई चार्ज, मल्टीप्लाई बाई ये दर्शाएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, ये दर्शाएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। एक तो आपने पोटेंशियल कितना दिया और साथ साथ में उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ये दर्शाएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना डेवलप होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल इंटू चार्ज के बराबर आ गया। अब मुझे बताइए ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखा था अभी, इस इक्वेशन में ये जो फाइनल इक्वेशन आया था इसमें काइनेटिक एनर्जी था ना, मैं क्या करूँगा, इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे सीधा ये पुट कर दूंगा, सवाल बन जाएगा, ठीक है। ज़रा बताइए, इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन, लेट्स से 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, ज़रा बताइए इक्वेशन 3 से लैम्डा किसके बराबर था, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, यही था। अब मैं क्या करूँगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये पुट कर दूंगा, तो इसको रख लेता हूँ इक्वेशन 4, इसको रख लेता हूँ मैं, या लेट्स से इसको इक्वेशन 5 और इसको 4, फिर लिखूँगा मैं पुट 4 इन 5, पुट 4 इन, ज़रा बताइए 4 वाले को 5 में पुट कर दूँ, क्या बन जाएगा, ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट सेम, उसके बाद 2m, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सही।
मैंने सिर्फ इतना किया कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे v इंटू क्यू पुट कर दिया, बस इतना ही तो किया, और तो कुछ मॉडिफिकेशन लाया नहीं मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने पुट कर दी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इस कहानी को, इस पूरी कहानी को इलेक्ट्रॉन पे बैठाना चाहूँ तो आपको कौन कौन सी चीज़ पता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं लिख लूँ, अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस पूरी स्टोरी को इलेक्ट्रॉन पे बैठाना चाहूँ तो मुझे बताइए आपको कौन कौन सी चीज़ पता है? h का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg पता है, ठीक है। अच्छा q भी पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम्स, है ना, मैं लिख लेता हूँ, देखिए चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। h का वैल्यू कितना हो जाएगा? जितना होता है 10 की पावर माइनस जूल सेकेंड, ठीक है। अच्छा बताइए मास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ओके। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों कितना जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। चलिए मैं माइनस हटा रहा हूँ क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करते हैं तो पीछे माइनस नहीं लगाते हैं, फिर सही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आएगा कि जहाँ से आप चेंज देख रहे हैं उसके ऑपोजिट चेंज लगेगा, बाकी मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अच्छा जब ये सब वैल्यूज़ पुट की जाए, जब ये सब की सब वैल्यूज़ पुट की जाए, पुट ऑल वैल्यूज़, मैं ऐसा लिखता हूँ, पुट ऑल वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़। ज़रा मुझे बताइए सब वैल्यूज़ पुट करने पे सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ बचेगी, वो क्या है? अंडर रूट ऑफ ई। और इन सब को सॉल्व करने पे आपके पास एक इक्वेशन बनेगा। ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इन सब को सॉल्व करने पे आपके पास एक इक्वेशन बनेगा। जब मैं इन सब के वैल्यूज़ पुट कर लूँ, मैं डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट बिकम्स इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 12 पॉइंट अपॉन अंडर रूट ऑफ वी साथ में एंगस्ट्रॉम। ये बनेगा आपका फाइनल इक्वेशन। सर इसका मतलब ये कि कभी भी ये कहानी अगर इलेक्ट्रॉन पे बिठाई जाए और ये बोला जाए कि मान लीजिए आपने किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट किया, चल लेट से आपने कोई पोटेंशियल दिया और मान लीजिए 0.2 वोल्ट, मान लीजिए 5 वोल्ट, मान लीजिए 10 वोल्ट, आप क्या करेंगे उस टाइम पे सॉल्व करने के लिए सीधा वैल्यू पुट कर देंगे और ये फॉर्मूला पुट करके एकदम से सॉल्व हो जाता है सवाल, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार पढ़ेंगे आप। 2 बार क्यों? एक बार केमिस्ट्री में आता है और 12th में फिजिक्स में वापस आता है। चैप्टर 12 में फिजिक्स में वापस आएगा, आपको ये 2 बार पढ़ना है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया, वहाँ पे भी सेम है, सीधा न्यूमेरिकल लगा सकते हैं आप फिर, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम में न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा, आपका ध्यान में रखना। जो बोर्ड वाले हैं उनको न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है, जो मैंने लिखा है ना इस टाइप का, और जो CBSE वाले हैं उन CBSE वालों को ज़्यादा छेड़ेगा तो यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी तक, ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं छेड़ता, बट आइडिया होना चाहिए आपको। दिया जाएगा आपको कौन सा इक्वेशन? डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। अच्छा सवाल आपके पास है NCERT का 2.14, कहता कैलकुलेट मास, क्या निकालना आपको? मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लैम्डा कितना दे रखा है? 3.6 एंगस्ट्रॉम, आपको मास निकालना है, ओके। तो इक्वेशन लगेगा डी ब्रॉगली का। ज़रा मुझे बताइए डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा किसके बराबर? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, यही है, ओके। आपको मास निकालना, मास इधर लेके आता हूँ, बताइए मास किसके बराबर आएगा? H/m इंटू लैम्डा। अच्छा H किसके बराबर? अच्छा H इज इक्वल टू लैम्डा आएगा ना, सॉरी V साथ में आएगा, सो V इंटू लैम्डा, V इंटू। अच्छा ज़रा बताइए H किसके बराबर? -34 से डिवाइडेड बाई V इंटू लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू तो मेरे को दे रखा है सर, लेकिन मुझे लिखना किस में? मीटर्स में। क्यों? क्योंकि ऊपर भी किस में होता है? मीटर में यूनिट होता है। बताइए 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10, तो इतने एंगस्ट्रॉम में कितना? इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो ये बनेगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ओके। तो मैं लिखूँगा 3.6 इधर, 3.6 इंटू 10 की पावर -10 लिख लिया। अच्छा व्हाट इज़ V? वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? दिया नहीं है सवाल में, लेकिन सर फोटोन तो लाइट का होता है, और फॉर लाइट का वेलोसिटी तो आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर, ये दिया नहीं है। देखो कुछ चीज़ें अपेरेट होंगी, अगर फोटोन की बात करें तो स्पीड पता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास पता है, वहाँ पे अंडरस्टूड बातें हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कितना जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन। अब तो इजी, एक साइड कर लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए मैं इसको 66 लिख के चलूँ, डिवाइडेड बाई 3 लिख के चलूँ, इंटू इसको 36 लिख के चलूँ, चलेगा, ठीक है ना। इसका 0 और इसका 0 खत्म हो गया, क्योंकि ये भी डिवाइड में 10 आ जाता है, इसका भी ऊपर 10 आ जाता है, वो कट कर दिया मैंने वैसे ही, ठीक है। अब बताइए 10 यहाँ से घटे, 10 यहाँ से घटे, ऊपर कितने बचे? 24 में से 8 ही ऊपर चले गए, और तो कितने हो गए? ऊपर 24 थे, 8 और गए, कितने हो गए? 32 हो गया ना, 32 हो गया, लेकिन साथ में क्या चल रहा है? -30, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं जी इसको सॉल्व करके थोड़ा। 3 2 6, 3 2 6,
क्या आ जाएगा 22 अपॉन इंटू 10 की पावर माइनस, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना सर। लेकिन मज़े वाली बात ये कि इसको सॉल्व तो कर सकते हैं आप, लेकिन मैं फिर कहा कि सवाल को टफ मत करना अपने लिए, चाहो तो न्यूमरेटर को बड़ा करने की कोशिश करो हमेशा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, न्यूमरेटर बढ़ा देता हूँ। ज़रा बताइए न्यूमरेटर कैसे बढ़ा सकता हूँ, एक जीरो लगा के लिख लिया मैंने 220। अच्छा जैसे यहाँ पे एक जीरो लगाया तो मान लीजिए मैं डिवाइड में भी जीरो लगाना पड़ता मुझे, तो ऐसा क्या होगा ना, मैंने देखो ऐसा क्या होगा मैंने कि मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा और डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब जब ऐसा क्या होगा सर, इधर तो जीरो लगा दिया लेकिन ये जो 10 बचा इसका 10 ऊपर आ जाएगा तो एक और बढ़ेगा। कुल मिला के सिंपली अदर टर्म्स में ऐसा कि अगर आपका टर्म माइनस में चल रहा है और आप जीरो लगाओ तो इसका एक ऊपर बढ़ा दो, सही है। तो ये कितना बन जाएगा -33 डिवाइडेड बाई 36। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बताइए कितना आ जाएगा, ज़रा बताइए कितना आ जाएगा, 6.11 इंटू 10 की पावर -33। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। 36 को मल्टीप्लाई करते जाओ, खुद ब खुद बन जाएगा, ये इतना इजी हो जाता है। ये किस में आ जाएगा आंसर, मास निकाल रहे हैं आप केजी में, किस में, हाँ मुझे बताइए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर, ये इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन से भी कम। दैट इज़ वाई नेग्लिजिबल मास होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन से भी कम। इलेक्ट्रॉन का होता है कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, यह है -33, कितना आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन से भी कम आ रहा है। तो हम तो इलेक्ट्रॉन का मास लेके ही नहीं चलते हैं, तो इसका कहाँ लेके चलेंगे फिर। दैट इज़ वाई इसका मास भी नहीं होता, लाइट का मास नहीं होता, ठीक है ना, ये बहुत कम आ जाएगा, ठीक है।